इस संसार में सरकारें या लोग इंडस्ट्री बना सकते हैं, इमारतें बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं, पानी को पैदा नहीं कर सकते। तो आपका रिसर्च क्या कहता है, पानी की स्थिति क्या रहने वाली है? आप जानते हैं, जब आप टॉयलेट में एक बार फ्लश दबाते हैं तो 5 से 6 लीटर पानी वेस्ट होता है। 500 ppm तो डिजायरेबल है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से या WHO के हिसाब से पीने योग्य। अगर आपके पानी में इतना TDS नहीं है तो आपको आरओ की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ साल पहले तक मैं देखता था कि नॉर्मल आरओ आते थे, अब मिनरलाइजर? हाँ, ये वो है। एग्जैक्टली पहले मिनरल वाटर लिखा आता था तो कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। आप तो आरओ से मिनरल्स हटा रहे हो, आप कैसे मिनरल वाटर लिख रहे हो? अभी क्या लिखते हैं आप ध्यान दोगे तो रीमिनरलाइज्ड, मतलब आप दोबारा उसमें मिनरल्स डाल रहे हो। हर जगह हाई राइज है जी, और हर जगह आरओ लगा है, तो क्या पूरा सिस्टम, हेल्थ सिस्टम गड़बड़ाने वाला है क्या? बिल्कुल गड़बड़ाने वाला है। लोगों का स्टेमिना कितना डाउन होते जा रहा है आज की एज में। यंग एज में ही लोगों में अनेक तरीके की बीमारियां आ रही हैं, चाहे वो सांस लेने से संबंधी हो, है ना, चाहे स्टमक या लीवर से संबंधी हो। हमसे 1-2 जनरेशन पहले लोग साधना करते थे, सिर्फ पानी पी के ही जीवित रहते थे। क्या ग्राउंड वाटर की हालत ज्यादा खराब हुई है? जैसी नदी आपके ऊपर बह रही है वैसी नदी नेचर ने नीचे बह रखी है। अब आप उसको खत्म कर रहे हैं। आप पहले गए 50 फीट, 100 फीट, 200 फीट, अभी तो 500 आधा किलोमीटर तक आप खुद दे रहे हैं नीचे। बहुत जगह पे हेवी मेटल्स का इश्यू आता है, यूरेनियम का इश्यू आ रहा है पंजाब में। वो किस वजह से? पेस्टिसाइड। नमस्कार। कहते हैं जल है तो कल है, लेकिन क्या हमें फर्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि हर चौथे व्यक्ति को दुनिया में सुरक्षित पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। यानी लगभग 2 अरब लोग ऐसे हैं। और एक आंकड़े के मुताबिक अगले कुछ वर्षों में देश के 21 ऐसे शहर हैं जहां ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। अब आप सोचिए, हर व्यक्ति एक दिन में एवरेज 45 लीटर पानी बर्बाद कर देता है। तो पानी की समस्या का समाधान क्या है? क्या दुनिया इस बारे में सोच रही है? पानी की कीमत पहचान रही है? सोचिए, आज पानी 20 रुपए प्रति लीटर से लेकर 45,000 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है, पीने का पानी। सोचिए, एक आम आदमी को पीने का पानी नसीब नहीं है, लेकिन एक तबका ऐसा है जो 40-45 हजार रुपए लीटर पानी पी रहा है प्रति लीटर का हिसाब। तो दुनिया में आने वाला कल पानी का बहुत खतरनाक साबित होने जा रहा है। और आज पानी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शैलेश खरकवाल हैं, जो H2O मंत्रा के जनक हैं और सिंगापुर में जिन्होंने पानी की समस्या को बहुत हद तक कम किया है, पीने के पानी की समस्या को। तो डॉक्टर शैलेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है माटी इंडिया पॉडकास्ट में। नमस्कार रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर शैलेश, आपसे बहुत सारी बातें करनी है एक आम आदमी की दृष्टि से कि पानी की जरूरतें, पानी कैसा पिएं, कैसा नहाएं, कैसा कपड़े धोने में इस्तेमाल करें, ये बातें। साथ ही सिंगापुर की दृष्टि से बातें, वो कैसे डिफरेंशिएट है इंडिया से, और साथ ही ऐसी बातें जो आज तक पानी को लेकर लोगों को पता नहीं है। तो शुरुआत का जो पहला चरण है, हम आपसे ही शुरू करते हैं, क्योंकि आप एक मुख्य साइंटिस्ट रहे हैं पानी को लेकर सिंगापुर में। तो H2O मंत्रा के बारे में हमें बताएं कि H2O मंत्रा आपका ये स्टार्टअप पानी को लेकर कैसे काम करता है? जी, H2O मंत्रा के बारे में मैं आपको बताऊंगा जी। पर सबसे पहले धन्यवाद, आपने बहुत ही जरूरी विषय पर जिस पे बात होनी ही चाहिए जी, उसको इस मंच पर रखा, उसके लिए आपका साधुवाद। दूसरा, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। आपने एक बात कही कि आज पानी 20 रुपये से लेके 45,000 रुपये तक पीने का पानी 1 लीटर मिल रहा है।
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं हमेशा कहता हूँ, हम इस संसार में सरकारें या लोग इंडस्ट्री बना सकते हैं, इमारतें बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं, पानी को पैदा नहीं कर सकते। ये हमें नेचर ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। इसकी एक डेफिनिट मात्रा है। हम उस पानी को सदुपयोग न करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और फिर उस पॉल्यूटेड वाटर को फिर से अच्छे वाटर में मिला रहे हैं और उसको भी और खराब कर रहे हैं। और उसके बाद हम उस पानी को ट्रीट कर कर फिर 20 रुपये से लेके 45,000 रुपये पर लीटर में बेच रहे हैं। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? तो इस बारे में तो बहुत सोचने की जरूरत है कि जो चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, आज उसका इतना मूल्य कैसे? पहले बोला जाता था कि हमारे दादाजी लोगों के जमाने में कि पानी नदी से मिलता था, सीधे पी लेते थे, गंगा जल, यमुना जल। और हम तो उत्तराखंड से आते हैं, वहां से तो देवभूमि से ऐसी शुद्ध नदियां बहती हैं जिनमें हम आचमन करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। फिर हमारे पिताजी लोगों के टाइम पे आया कि कुएं से या हैंडपंप से पानी मिलने लगा, साफ पानी पीने का मिलने लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे आया कि हम लोगों को टाइम पे घर में फिल्टर लगने लग गए। अब आने वाले समय में जो हमसे बात की पीढ़ी है, पता नहीं क्या होगा। फिल्टर पे भी वो पानी अवेलेबल होगा कि नहीं? जब सप्लाई नहीं होगी तो फिर फिल्टर किसको करेंगे आप? तो आपका रिसर्च क्या कहता है, पानी की स्थिति क्या रहने वाली है? पानी की स्थिति बहुत विकट है, वाकई में बहुत सोचनीय विषय है। और अगर अभी से हमने अच्छे कदम नहीं उठाए तो ये और खराब होती जाएगी। सबसे पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार का पानी पीने के लिए जरूरी है और किस प्रकार का पानी अन्य काम के लिए जरूरी है। आम भाषा में अगर मैं इसे समझाऊं, एक हाई वैल्यू वाटर है, एक मीडियम वैल्यू वाटर है, लो वैल्यू वाटर है। 3 कैटेगरी में पानी को डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, तीनों कैटेगरी भी समझाइए कि क्या? हाँ, अब हाई वैल्यू वाटर जो है वो हमारा कंजम्पशन है, जो कि तो साफ होना ही होना चाहिए, क्योंकि बॉडी का डायरेक्ट कंजम्पशन है। उसको आप पका नहीं रहे हैं, उससे बैक्टीरिया नहीं हटा रहे हैं, जैसा मिल रहा है वैसा आप पीने की कोशिश करते हैं। और 70% बॉडी की रिक्वायरमेंट पानी से ही है, तो वो तो हाई वैल्यू होना ही चाहिए। अब मीडियम वैल्यू क्या है? आप किचन में जो काम कर रहे हैं, नहाने के लिए जो काम कर रहे हैं, जो आपकी स्किन में जो पानी आ रहा है वो बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए, मेटल्स फ्री होना चाहिए, हार्डनेस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और लो वैल्यू क्या है? आपकी जितनी क्लीनिंग है, आप कार को क्लीन कर रहे हैं, घर को क्लीन कर रहे हैं, बाहर डस्ट पे लिए छिड़काव कर रहे हैं, इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री में आप क्लीनिंग कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। और मीडियम से लो के बीच का जो वैल्यू है वो है एग्रीकल्चर में, वहां पे आप क्या यूज कर रहे हैं। अभी हो क्या रहा है, हम एक ही पानी को जो हमारे घर में सप्लाई हो रही है, इसको हम पीने के लिए भी यूज कर रहे हैं, चाहे हम उसके लिए एक फिल्टर लगा लें, पर एक वो ऑलरेडी ट्रीटेड वाटर बाय राइट ऑलरेडी ट्रीटेड वाटर है, वो उससे ही हम पाइप लगा के घर के आगे सफाई कर रहे हैं, उसी से कार धो रहे हैं, उसी से फर्श धो रहे हैं, उसी से कपड़े धो रहे हैं, उसी को टॉयलेट में यूज कर रहे हैं। आप जानते हैं जब आप टॉयलेट में एक बार फ्लश दबाते हैं तो 5 से 6 लीटर पानी वेस्ट होता है। अगर वो पानी लो वैल्यू पानी या मीडियम वैल्यू पानी है या रिसाइकल्ड वाटर है, उस पर मैं बाद में आऊंगा उस प्रोसेस पे, तो हमारा कितना कंजम्पशन हाई वैल्यू वाटर का कम हो सकता है। आप पी कितना रहे हैं एक दिन में पानी? ज्यादा से ज्यादा अगर आप बहुत अच्छे पानी पीने वाले हैं तो आप 4 लीटर पी लेंगे पानी, या 5 लीटर पानी, उससे ज्यादा तो नहीं पी रहे। आपके परिवार में अगर 5 लोग हैं तो आप 25 लीटर पानी पी रहे हैं मैक्सिमम। यहाँ तो एक बार ही आदमी अगर 5 से 6 बार टॉयलेट एक दिन में मिनिमम जाता ही जाता है ना, यूरिन के लिए जा रहा है, फ्लश दबाता ही दबाता है, तो उसी में एक आदमी ही 25 से 30 लीटर पानी खत्म कर दे रहा है। सिर्फ फ्लश का पानी की बात कर रहा हूं मैं, तो अभी नहाने की बात में आया ही नहीं या क्लीनिंग पे आया ही नहीं हूं।
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या पानी किस तरीके से उपयोग होना चाहिए, उसका विशेष ज्ञान लोगों को बेसिक एजुकेशन के टाइम से देना पड़ेगा। तब आगे जाके आप 15 से 20 साल बाद इस स्थिति में होंगे कि लोगों में इतनी जागरूकता हो, जब स्थिति और विकट होगी तो ये एटलीस्ट ये जागरूकता तो रहेगी कि हमें ये पानी का यूज इस तरीके से करना है। जी। तो जो मैंने शुरुआत की थी कि आपका जो वेंचर है, आपका जो आविष्कार है, उसने सिंगापुर में एक बड़ा परिवर्तन किया है और पिछले काफी वर्षों से जितना मैं जानता हूं कि भारत में भी H2O मंत्रा पानी को लेकर और पानी का जो प्यूरिफिकेशन है उस पर काम करता है। जी। तो आपका जो इन्वेंशन है वो जो मौजूदा बाजार में उपलब्ध आरओ सिस्टम है उससे कैसे डिफरेंशिएट है, कैसे वो अलग है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जब हम छोटे थे, शायद आपको भी ध्यान होगा, हर एक टूथपेस्ट को बोला जाता कोलगेट, राइट? ब्रश करना तो कोलगेट ले आओ। अब चाहे आप उसमें क्लोजअप यूज करो, चाहे कुछ और यूज करो, कोलगेट हो गया। ऐसे चाय पत्ती को पहले हमारे यहाँ रेड लेबल बोला जाता था, कोई भी चाय पत्ती। अभी ऐसा ही वाटर में हो गया है। कोई भी वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस इज आरओ। ऐसा नहीं है। वाटर धरा के हिसाब से बदलता है। जैसी जियोग्राफी है, जैसा ग्राउंड वाटर की मतलब ग्राउंड की क्वालिटी है, उसके हिसाब से अगर ग्राउंड वाटर है तो वो बदलेगा जियोग्राफी के हिसाब से, और सरफेस वाटर उस हिसाब से बदलेगा कि वो कहाँ से आ रहा है, अप स्ट्रीम में या डाउन स्ट्रीम में। तो हर एक वाटर का जो ट्रीटमेंट है वो आरओ नहीं हो सकता हाउस होल्ड में। जैसे कि आप उत्तराखंड की बात कर लें या उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, ये दोनों ही जगह वाटर अवेलेबिलिटी के हिसाब से, सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी, सरफेस वाटर का मतलब कि नदियों का पानी या झीलों का पानी मान लीजिए। तो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में भी या नॉर्थ साइड में, आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को थोड़ा सा हटा देते हैं, कुछ पास भाग मरुस्थलीय पर मेजर पार्ट नॉर्थ, नदियों की सेंट्रल नदियों की अच्छी उपलब्धता है, सरफेस वाटर अच्छी मात्रा में, ग्राउंड वाटर की उतनी जरूरत नहीं है। बनाई हुई जरूरत के हिसाब से अगर ग्राउंड वाटर ले रहे हैं तो वो एक अलग बात है, पर जरूरत नहीं, पानी की उपलब्धता अच्छी है। सरफेस वाटर में पानी कहां से आ रहा है पहले तो ये समझते हैं। नदियों में एक उत्तराखंड की नदियों में आ रहा है ग्लेशियर से, और सेंट्रल इंडिया की नदियों में आ रहा है पहाड़ियों से, जो पेड़ों से जमा, जो संचित पानी पेड़ों ने कर रखा है वो बह के नीचे आ रहा है नर्मदा नदी में या राप्ती नदी, इन सब में। तो इसमें जो डिजॉल्व सॉलिड्स हैं, जिसको टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स बोला जाता है, आम भाषा में टीडीएस बोलते हैं, उनकी मात्रा कम है, ज्यादा नहीं है। मतलब ग्राउंड वाटर में, सरफेस वाटर की बात कर रहा हूं मैं। तो जहां पे भी अधिकतर घर में जो पानी सप्लाई हो रहा है वो तो सरफेस वाटर ही हो रहा है। म्युनिसिपल वाटर जिसको हम बोलते हैं, अच्छा, नगर पालिका या नगर निगम का पानी है, वो तो सरफेस वाटर है। अच्छा। जैसे दिल्ली जल बोर्ड भी जो पानी दिल्ली में दे रहा है वो भी सरफेस वाटर है, वो यमुना नहर के थ्रू आ रहा है, अलग अलग पार्ट से, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा से होते हुए दिल्ली में आ रहा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में है, शारदा नहर है या अलग अलग नहरें हैं। ऐसे ही कोई आपका मध्य प्रदेश या बुंदेलखंड होते हुए चंबल से आ रहा है, फिर यहाँ से गंगा यमुना से आ रहा है। तो वो है सरफेस वाटर, जिसमें टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स की मात्रा ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उसमें हार्डनेस हो सकती है, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो सकती है। अच्छा। ऐसे पानी को आरओ की जरूरत नहीं है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि आरओ का मतलब क्या है। जैसे हम आम भाषा में आरओ बोलते हैं, आरओ इज रिवर्स ऑस्मोसिस। उसमें हाई प्रेशर के द्वारा एक पतली मेम्ब्रेन से पानी पास किया जाता है। ऑस्मोसिस प्रेशर में, ऑस्मोसिस जो प्रक्रिया है उसमें आपका पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब आप उसका उल्टा कर रहे हैं, तो आप
मैनुअली या इलेक्ट्रॉनिकली ज्यादा प्रेशर एक तरफ को दे रहे हैं तो प्रोसेस को आप रिवर्स कर दे रहे हैं। तो उससे क्या है कि आपका जितने भी मिनरल्स पानी में हैं वो आपके रुक जाएंगे। डीआयोनाइज्ड पानी जिसमें कोई भी आयन नहीं है वो मेम्ब्रेन से पास होगा, क्योंकि मेम्ब्रेन का जो साइज है, मेम्ब्रेन भी क्या है पहले ये भी समझ लेते हैं, मेम्ब्रेन एक तरह का कपड़ा है पर बहुत छोटे पोर साइज का कपड़ा है, झिल्ली है बट बहुत छोटी है। ऐसे कपड़े में तो बहुत सारी चीजें पास हो सकती हैं पर उसमें जो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं वही सिर्फ पास होता है और सारी चीजें लग जाती हैं, रुक जाती हैं। तो जिस पानी में टीडीएस की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है, अब बहुत ज्यादा का मतलब कितना ज्यादा, मान लीजिए 1000 ppm या 700-800 ppm, 500 ppm तो डिजायरेबल है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से या WHO के हिसाब से पीने योग्य। अगर आपके पानी में इतना टीडीएस नहीं है तो आपको आरओ की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आरओ वाला कभी मैं देखता हूँ आता है घर में तो 100 के आसपास सेट कर देता है। हाँ, वो सेट आजकल 100 के आसपास इसलिए करने लग गए हैं कि लोगों में थोड़ा इस तरह का अब जागरूकता आ गई है कि ये तो सब हटा देता है। अब वो सेट कैसे कर रहा है ये भी, मतलब ये सब मार्केटिंग अच्छा। वो है, पता नहीं इस मंच से मेरे को इतना बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए, इसीलिए तो आपसे बात करने का मकसद है। तो अब वो सेट कैसे कर रहा है? हाँ। ऐसी तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि 100 के बाद वो रुक जाए, है ना? ना 80 करे ना 120 करे, 100 ही टीडीएस पास हो बाकी पास ना हो, ऐसी तो कोई टेक्नोलॉजी है नहीं। वो हटाता तो सारे ही टीडीएस है। अच्छा। टीडीएस को ऑलमोस्ट 0 या 10-20 के आसपास कर देता है। पूरा ही डीआयोनाइज्ड वाटर है। डीआयोनाइज्ड मतलब पानी में कुछ मिनरल नहीं है, मैग्नीशियम वगैरह, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब कुछ नहीं है। आरओ में एक छोटी छोटी कार्ट्रिज और लगी रहती है केमिकल की, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये सब रहता है। उससे वो इंजेक्ट करता है। मतलब पहले तो आपको वो हटाना नहीं चाहिए, आप उसको सब हटा रहे हो, फिर डाल भी रहे हो। हाँ, लेकिन फिर लोगों का अब रेजिस्टेंस आ गया है कि हमारी बॉडी में तो मिनरल नहीं आ रहे हैं। तो आप एक है जो नेचुरली केमिकल है, मतलब चट्टानों से आया, अपनी क्वालिटी से आया, मिट्टी से आया, तो वो नेचुरल केमिकल है, वो आपने लैब में नहीं बनाया है उस केमिकल को। अब आप उसको हटा रहे हो और लैब में जो आपने केमिकल बनाया है वो डाल दे रहे हो, उसको डाल रहे हो। हाँ, लेकिन क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ साल पहले तक मैं देखता था कि नॉर्मल आरओ आते थे, अब मिनरलाइजर, हाँ ये वो है एग्जैक्टली। इस पे भी एक आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि पहले मिनरल वाटर लिखा आता था। हाँ बिल्कुल आता था ना। तो कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, आप तो आरओ से मिनरल्स हटा रहे हो, आप कैसे मिनरल वाटर लिखते हो? अभी क्या लिखते हैं आप ध्यान दोगे तो रीमिनरलाइज्ड, मतलब आप दोबारा उसमें मिनरल्स डाल रहे हो। प्रोसेस में तो आप जो बेसिक प्रोसेस है या पेरेंट प्रोसेस है उसमें तो आप हटा ही रहे हो, पर आप उसमें दोबारा डाल रहे हो, क्योंकि अब आपको पता है कि लोगों के दिमाग में इतना तो बैठ गया है सोशल मीडिया के माध्यम से कि आरओ मिनरल्स हटाता है, तो अब वो रीमिनरलाइज कर रहा है बेसिकली। अच्छा, तो इस प्रोसेस में डिफरेंस है। मैं बोलता हूं इसकी जगह आपको अगर पता है, यू नो योर वाटर वेल, कि आपके पानी में क्या चीज है या क्या नहीं है, इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, उस पर भी जाऊंगा। पर अगर आपको पता है कि, खास तौर से मैं मोटा मोटी बोल दे रहा हूं, जो म्युनिसिपल का पानी है उसमें तो नहीं रहता है, अगर वो ग्राउंड वाटर हाँ नहीं, कहीं कहीं पे ग्राउंड वाटर को भी सप्लाई करती है म्युनिसिपैलिटीज, करती है, जहां पे नदी के पानी की उपलब्धता नहीं है तो बोरवेल से भी करती हैं। पर अधिकतर जगह ऐसी काफी अभी भी बहुत जगह हैं जहां पे नदी का पानी सप्लाई होता है, तो वहां पे आपको इसकी जरूरत नहीं है। आप वहां पे सिर्फ ऐसा फिल्टर यूज करिए जो कि बैक्टीरिया को हटा दे, या तो आप यूवी यूज कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो कि
बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। ये नॉर्मल फिल्टर, नॉर्मल सैंड फिल्टर कर दीजिए, मोटे पार्टिकल जो पाइपलाइन वगैरह के थ्रू आ जाते हैं या सैंड वगैरह आ जाती हैं, सॉइल वगैरह आ जाती है, उसको हटा दे, तो उसको यूज कर सकते हैं आप ज्यादा से ज्यादा। जी। तो जैसा भी आपने बात छेड़ी कि घर में अगर कोई व्यक्ति कैसे पहचाने कि भाई उसको कैसा पानी पीना है। नॉर्मली खुली आंखों से तो सारा पानी एक समान है, तो कोई पीना चाहेगा तो कैसे पानी का गुणवत्ता को समझेगा, खुली आंखों से देखेगा या टेस्ट करके कैसे पहचानेगा, कैसे पानी की गुणवत्ता को पीने योग्य पहचान सकता है? इसमें 2-3 लेवल की स्क्रीनिंग हो सकती है। एक ऐसी स्क्रीनिंग जिसके पास कुछ ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, पास में लैब नहीं है या उसके पास कोई किट नहीं है, तो वो कैसे देख सकता है? उसके पास तो आंख है, नाक है और जीभ है। इन 3 चीजों से देख सकता है वो। पानी को एक बार उबाल लें, देखें कि उबलने के बाद कोई लेयर बर्तन में बन तो नहीं रही है। 4-5 बार या 10 बार करने के बाद अगर कोई लेयर बन रही है उसमें, तो उसका मतलब उसमें हार्डनेस ज्यादा है, पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है। तो वो कैल्शियम मैग्नीशियम को हटाने के लिए, जैसे मैंने बताया कि आप कोई फिल्ट्रेशन सिस्टम ले सकते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ले सकते हैं, नैनो फिल्ट्रेशन ले सकते हैं, सॉफ्टनर का यूज कर सकते हैं आप। सॉफ्टनर भी आता है, एक छोटी सी कार्ट्रिज आती है, वो रिप्लेस कर देती है कैल्शियम आयन को सोडियम आयन से। अगर कैल्शियम और ये है तो कसैलापन उतना नहीं आएगा पानी में। अगर सोडियम क्लोराइड या और डिजोल्व सॉलिड्स ज्यादा हैं तो पानी में थोड़ा कसैलापन आएगा, आपको पीने में पानी लगेगा। यहाँ पे नॉर्मल पानी बेसिकली टेस्टलेस होना चाहिए, तो ऐसा उसमें लेकिन एक टेस्ट आएगा उसका, हल्का सा नमकीन सा टेस्ट आएगा। इसका मतलब उसमें आपका TDS ज्यादा है। ये तो हो गई ऐसी स्मेल, तो आप कर ही सकते हैं कि अगर रुका हुआ पानी है या सही पानी नहीं है तो उसमें स्मेल आएगा, या अगर उसमें कुछ पॉल्यूशन हुआ है तो भी कुछ स्मेल आएगा। कलर भी कलरलेस होना चाहिए। ये तो देखने, सूंघने और जीभ के हो गए, अगर आपके पास कुछ सुविधा नहीं है। अगर आपके पास कुछ सुविधा है, जैसे आप एक TDS मीटर ले सकते हैं पोर्टेबल, 600-700 रुपए का आता है, तो आप TDS देख लीजिए पानी का, कितना TDS आ रहा है। अगर वो 500 से कम में है, इस 500 तक की रेंज में, तो आपका पानी ठीक है TDS के हिसाब से, आप उसको ले सकते हैं। आपको हो सकता है कि अगर आपने पहले RO लगाया, अब आप चेंज कर रहे हैं। मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जिनको मैंने RO हटवाया है, तो शुरू में उनको टेस्ट जमता नहीं, क्योंकि RO के बाद डीआयनाइज्ड वाटर का एक अपना टेस्ट हो जाता है। फिर अगर आप आयनाइज्ड वाटर पीते हैं तो आपको वो मजा नहीं आता है। तो लेकिन ये साइकोलॉजिकल है, धीरे धीरे ब्रेन अडेप्ट कर लेता है उसको। आप 5-10 दिन पिए, आपको वो वाटर ठीक लगने लगेगा। अच्छा, तो आप TDS मीटर से TDS चेक कर लीजिए। उसके अलावा टेस्ट किट्स आती हैं, कलर बेस्ड टेस्ट किट्स आती हैं। पीएच के लिए पीएच पेपर आता है, आप पीएच पेपर से चेक कर सकते हैं पीएच। इसके अलावा टेस्ट किट को यूज कर सकते हैं। आपके आसपास कोई लैब है और आप खर्चा वहन कर सकते हैं 1000-2000 रुपया, तो लैब में टेस्ट करा सकते हैं। ये सारी चीजें। बैक्टीरिया का टेस्ट होता है, 24 से 48 घंटे में बैक्टीरियल कॉलोनी पता चल जाती है, बैक्टीरियल काउंट पता चल जाता है। घर में अगर चेक करना है जी, जैसे कि हाँ, कोई मान लिया, चलो शहर में तो कर सकता है, गांव का व्यक्ति, गांव में रहने वाला एक आम किसान मान लिया, वो कैसे कर सकता है? उसके लिए मेरे ख्याल से एक तो टेस्ट किट है, टेस्ट किट को ले सकता है। वो भी कोरिलेशन के कलर के बेस्ड पे बता भी देती हैं। सिंपल एक इलाज और बताता हूँ आपको, अगर कैल्शियम वगैरह चेक करना है। आप नल का पानी भरिए बोतल में, साफ बोतल में पानी भरिए, थोड़ा सा सोप डालिए, उसको हिला लीजिए बहुत। अगर पानी में डिजोल्व सॉलिड या कैल्शियम ज्यादा नहीं है तो नीचे का पानी जब आप उसको हिलाने के बाद रखेंगे, ऊपर झाग रहेगा, नीचे का पानी साफ हो जाएगा। अच्छा, ऊपर झाग रहेगा, नीचे का पानी साफ हो जाएगा। पर अगर पानी में ये चीजें ज्यादा हैं, डिजोल्व सॉलिड्स और कैल्शियम वगैरह ज्यादा है, तो ऊपर झाग उतना नहीं रहेगा, पूरा पानी टर्बिड रहेगा। मतलब पूरे पानी में ट्रांसपेरेंसी का लेवल
कम रहेगा, कम रहेगा। तो उससे पता कर सकते हैं आप, अच्छा। है ना। बहुत से लोग पत्ता गोभी होता है, हाँ। पत्ता गोभी के कलर से भी पता करते हैं। अच्छा, ये कैसे? हाँ, तो जैसे कि कुछ पत्ता गोभी आती है आपकी पर्पल कलर की, बैगनी कलर की, या लाल रंग वाली गोभी भी आती है। अगर आपका मतलब पीएच लेवल पता करने के लिए, अगर आपका पानी एसिडिक है, आप पत्ता गोभी को पानी में डाल के वो पानी गर्म कर लें, ठीक है, तो उसका कलर आपका छूटेगा। अगर वो कलर आपका बैगनी से हो जाता है पिंक की तरफ, तो पानी आपका है एसिडिक। अगर वो कलर आपका हो जाता है ग्रीन की तरफ, तो वो पानी है आपका ज्यादा एल्कलाइन। और वो अगर वैसा ही रहता है पर्पल कलर, बैगनी कलर, तो आपका पानी है न्यूट्रल। ये हाँ, ये भी एक तरीका है। और उसके अलावा बैक्टीरिया पता करना थोड़ा मुश्किल है, वो टेस्ट गांव में, वो तो लैब टेस्ट में ही हो पाएगा। और किट भी आते हैं आजकल जो कि कलर चेंज और थोड़ा सा टर्बिडिटी पानी में बता के भी बैक्टीरिया कर लेते हैं। एक्यूरेसी तो नहीं होगी, बहुत एक्यूरेसी नहीं होगी, पर एक मोटा लेवल पे आपको पता चल जाएगा कि क्या है उसमें। अच्छा, क्या पानी की भी कोई अपनी शेल्फ लाइफ होती है? पानी की शेल्फ लाइफ होती है, बिल्कुल। आप 24 घंटे अगर पानी को ऐसे रखते हैं तो उसमें बैक्टीरियल जर्मिनेशन, मतलब कि बैक्टीरिया की ग्रोथ होना चालू हो जाएगा। अच्छा, कैसे? मतलब पानी नल से लेके रखना है या ऑलरेडी वो पानी भी तो कहीं आप स्टोर कहीं पे कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो सप्लाइड वाटर होता है ना, उसमें क्लोरीन की डोजिंग करी जाती है थोड़ी। तो क्लोरीन अगर पानी में रहता है तो क्लोरीन इज अ डिसइंफेक्टेंट, तो बैक्टीरिया को वो पनपने नहीं देता है, बैक्टीरिया को किल करते रहता है। तो इसलिए सप्लाइड वाटर में अधिकतर क्लोरीन की आती है। कभी क्लोरीन ज्यादा आ जाती है तो हम लोगों को स्मेल भी आ जाती है। तो क्लोरीन का भी एक लेवल है कि आप 0.4 ppm 0.5 ppm से ज्यादा क्लोरीन कंज्यूम नहीं करना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा। हाँ, तो पीने योग्य पानी में भी डाला जाता है? पीने योग्य सिर्फ इसीलिए। अच्छा। जो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे, मतलब रखे हुए पानी में हो सकती है, मैंने बोला आपको, तो उसे रोकने के लिए तो क्लोरीन भी डाली जाती है। क्या ये नदियों के पानी को भी की भी शेल्फ लाइफ एक लिमिट है सेम, या उसका अलग है? जैसे हम कहते हैं कि नदियों का पानी क्या है, चल रहा है, क्योंकि गंगा का पानी कहते हैं कि कई बिल्कुल समय तक रहता है। तो इसमें क्या अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं। कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी हैं जो कि आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक का काम करते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई है, या वायरस है, हेपेटाइटिस वगैरह है, कोलिबैक्टर है, तो ये सब आपको स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। तो इनको पैथोजन बोला जाता है इस कैटेगरी में। पर कुछ अच्छे बैक्टीरिया हैं जो कि गंगा में पाए भी गए हैं, तो गंगा जल इसलिए खराब नहीं होता उन बैक्टीरिया की वजह से। तो ये भी है। तो ये गंगा का जो खराब नहीं होने वाला फैक्टर है, ये क्या वहाँ जो ग्लेशियर से बिल्कुल तो वो गंगा की जियोग्राफी के हिसाब से। अच्छा। हाँ, वो गंगा की जियोग्राफी के हिसाब से, और नदियों में तो उतना पाया नहीं गया है रिसर्च में, पर गंगा में पाया गया है सर। गौमुख से निकलकर, हाँ, गौमुख से निकलकर आपका गंगोत्री होते हुए जो आ रही अपस्ट्रीम में, आप मान के चलिए टिल ऋषिकेश। हरिद्वार को भी अब उतना काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार और उसके बाद तो फिर इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज या डोमेस्टिक डिस्चार्ज गंगा में मिल रहा है। पर अब जब वो अलकनंदा और वहां से आ रही है, तो उस समय तक तो वो अपनी अच्छी फॉर्म में है। जितना अपस्ट्रीम में गंगा जी है उतना अच्छी ज्यादा प्योर है, बिल्कुल प्योर है। तो आजकल जो हिमालयन वाटर गंगा जी के नाम से जो चल रहा है, जो बन तो मान लीजिए नोएडा या गाजियाबाद की किसी फैक्ट्री में होगा, लेकिन नाम उसको वो दिया जाता है। पर वो नाम देने के पीछे भी तो एक कारण है ना, क्योंकि गंगा जी के पानी की इतनी महिमा है, लोगों ने फील करी है, तब उस नाम को यूज किया जा रहा है। लेकिन कहती कंपनियां, बात छेड़ती चलिए आपने, लेकिन ये ऐसी कंपनियां कहती हैं कि उनके प्लांट या तो उत्तराखंड में कहीं नियरेस्ट गंगा के करीब हैं, या हिमाचल में कहीं हिमालयन वाटर है तो यमुना के कहीं करीब हैं। तो क्या वाकई में ये इसका उस पानी से कोई लेना देना है या नहीं? देखिए, इसमें ना FSSAI को काम करने की जरूरत है ज्यादा, प्रोएक्टिवली। आप अगर देखें, हर बॉटल में
नीचे बारीक शब्दों में कुछ कुछ लिखा रहता है जिस पे कोई ध्यान नहीं देता है, पढ़ने में नहीं आते ना, पढ़ने में नहीं आता, वो जानबूझ के और इसलिए साइज उसका छोटा किया जाता है। ऊपर तो बड़ा बड़ा लिखा रहेगा कि गंगा या हिमालयन वाटर, हिमालयन स्प्रिंग वाटर, फिर नीचे लिखा रहता है कि फर्दर फिल्टर्ड एट दिस फैसिलिटी। कुछ कुछ तो ऐसे वाटर हैं जो कि हिमालयन वाटर या स्प्रिंग वाटर बोल के उसमें भी रीमिनरलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि कर वो आर ही रहे। अच्छा। तो आपको ये, अगर आप पैसा दे रहे हैं उस हिमालयन वाटर के लिए ही, तो आपको ये पढ़ना चाहिए कि उसमें नीचे क्या लिखा हुआ है। अगर उसमें कोई चीज ऐड नहीं करी है और फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं लिखी है कुछ, मतलब आप मान के चलिए अगर कोई बेसिक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है तो समझ में आता है कि उसमें टर्बिडिटी भी रहेगी, उसको हटा दिया। बाकी जो पानी की जो अपनी क्वालिटी है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करी तो समझ में आता है कि वो गंगा जी का पानी या यमुना जी का पानी अपस्ट्रीम से ऊपर से लाया गया है। पर अगर उसमें पूरा ही ट्रीटमेंट किया है उसे आरओ से, तब तो फिर उसमें वो तत्व तो है ही नहीं ना जिस तत्व के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं हिमालयन वाटर के लिए। तो आइए आपको खुद से ये चीज देखना चाहिए कि वो है कि नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है। जैसा भी आपने कहा कि पानी, मैंने पूछा शेल्फ लाइफ, तो आपने कहा 24 घंटे। जी। तो ये जो भी मिनरल वाटर वाली कंपनियां हैं, ये कैसे सस्टेन करती हैं? ये अच्छा प्रश्न आपने पूछा। तो क्या होता है, जो पैकेज्ड वाटर है ना, उसकी पैकेजिंग करने से पहले, सील करने से पहले उसमें ओजोन या नाइट्रोजन की पर्जिंग करी जाती है, गैस की। तो आप समझिए कि बैक्टीरिया कैसे पनपेगा किसी पानी में, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। बैक्टीरिया कोई भी चीज अपनी ग्रोथ कैसे करेगा, जैसे हम लोग अपनी ग्रोथ करते हैं, पर उसका बहुत ही छोटा फॉर्म है बैक्टीरिया। तो हमको भी हवा चाहिए, हमको भी फूड चाहिए। तो ये ऑक्सीजन है वो उस फूड को पचाने का काम करती है। हमारे अंदर जो ब्लड में घुली ऑक्सीजन है, जिसको हार्ट पंप कर रहा है या मतलब फेफड़े पंप कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही अगर इस पानी में ऑक्सीजन है, जिसे बोला जाता है टेक्निकल टर्म में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डीओ, अगर उस पानी में डीओ है ज्यादा और उसमें बैक्टीरिया बहुत छोटी मात्रा में है, डिटेक्टेबल में एमपीएन में अगर 100 लिखा रहता है तो वो अलाउड है, पर वो 100 तो है ही ना। बिल्कुल। तो वो 100 का 1000 हो सकता है वो उस डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज करके, और अपनी ग्रोथ बढ़ा सकता है। और बैक्टीरिया का जो डबलिंग टाइम है, जनरेशन टाइम जिसको बोलते हैं, मतलब कि अपनी आज की पॉपुलेशन अगर उसकी 100 है, उसको 200 करना है तो वो 16 से 20 मिनट में हो सकता है। अच्छा। 16 मिनट ई कोलाई का डबलिंग टाइम है, मतलब अपनी जनरेशन वो डबल कर देता है 16 मिनट। तो जो पैकेजिंग जो कंपनी है या पैकेज वाटर की जो कंपनीज हैं, वो उसमें ओजोन की फिलिंग करके, पर्जिंग करके या नाइट्रोजन की फिलिंग करके उससे डिसॉल्व ऑक्सीजन हटा देती हैं। अच्छा। ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और जो भी उसमें बैक्टीरिया उसे ग्रोथ होने का मौका ना मिले। और ओजोन क्या करती है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया उसको भी मार देती है। अच्छा। तो फिर वो कुछ महीने तक, 3-4 महीने तक की टाइम तक रहता है। तो अमूमन 1 लीटर वाटर, पैकेज वाटर की कॉस्टिंग क्या बैठती होगी किसी कंपनी को? क्या वो वाकई में 20 रुपए प्रति लीटर है, या जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 600 से लेकर 45,000 रुपए प्रति लीटर भी ब्लैक वाटर के नाम से बिकता है? जी। तो ये एक नॉर्मल वाटर 20 रुपए प्रति लीटर है, एक 45,000 रुपए प्रति लीटर है, तो ये डिफरेंस क्यों है? ये मार्केटिंग है। अच्छा। हम लोगों ने H2O मंत्रा में, हाँ, हम आ गए H2O मंत्रा में, जिससे शुरुआत की थी वो। जी। तो बड़वानी करके एक जगह मध्य प्रदेश में, तो नर्मदा के पास के गांव हैं, तो हम लोगों ने वहां पे निमाड़ नीर करके एक वाटर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने और जिला प्रशासन के माध्यम से चलाया वहां पे। निमाड़ क्योंकि वो रीजन है, नीर मतलब पानी, तो उसकी ब्रांडिंग करी निमाड़ नीर की, और नदी का पानी था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उसमें किया बैक्टीरिया हटाने के लिए और सस्पेंडेड सॉलिड्स हटाने के लिए, डिसॉल्व सॉलिड्स से कोई छेड़छाड़ नहीं करी, और पूरा प्लांट चला सोलर से, तो बिजली की भी कोई ऐसी बाध्यता नहीं थी। और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने वो प्लांट चलाया, जिला प्रशासन ने उसे
उन्हें हेल्प करी कि ये आसपास के बैंक हैं, कॉलेज हैं, कैंटीन्स हैं, वहां पे रेस्टोरेंट में ये पानी जाए। उसकी कीमत थी 25 पैसा लीटर। 25 पैसा प्रति लीटर? प्रति लीटर। अच्छा। उस पानी की सेलिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं आपको। अब वो 25 पैसा प्रति लीटर में पानी, तो इसका मतलब ट्रीट होके फायदा भी हो रहा है इसमें। मिनरल्स मौजूद हैं। मिनरल्स मौजूद हैं, अच्छा पानी है, रोजगार भी है। उसको बहुत सराहा भी गया, उस प्रोजेक्ट को अवार्ड भी मिला। तो अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है। अब ये 25 पैसा 20 रुपया कैसे हो गया, ये तो उसे बेचने वाले जाने। कितना प्रॉफिट है। मैं अभी 2 दिन पहले भोपाल था। भोपाल में, और 1 दिन पहले था वृंदावन। बिस्लेरी करके ब्रांड आता है। अब उसके इतने डुप्लीकेशन हो गया है, बहुत ज्यादा। बिस्लेरी भी एक कोलगेट बन गया है ना। बॉटल मतलब वाटर बिस्लेरी, राइट? पैकेज्ड वाटर बिस्लेरी। भोपाल में मेरे को मिला, नहीं, वृंदावन में मेरे को मिला बेस्लेरी, BESLERI, वो है BIS। और यहां पे मिला मेरे को, भोपाल में मिला मेरे को BAS या कुछ ऐसा, बेस्लेरी। सारी चीज ऐसा ही है, सेम पैकिंग। इनफैक्ट उसने अपना कस्टमर केयर का भी नंबर दिया है। तो आप समझिए इसमें कितने बड़े लेवल का फर्जीवाड़ा चल रहा है पैकेज्ड वाटर में। 20-25 रुपए का जो प्रोडक्शन है जी, वो 20 रुपए प्रति लीटर जी जा रहा है। 20 रुपया लीटर जा रहा है। और मान लीजिए आपको पानी का प्रोडक्शन की कॉस्ट की बात करी मैंने, आप बॉटल की कॉस्ट मान लीजिए 1 रुपया 2 रुपये। 2 रुपये। इतनी तो हाई क्वालिटी की बॉटल भी नहीं रहती है, पिचक जाती है वो तो थोड़े में। 2 रुपया कॉस्ट, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट 2 से 2.5 रुपया, आप बेच रहे हो उसे 20 रुपया। अब इसमें और एक लेवल का मार्केटिंग देखिए। आजकल जब से ये थोड़ी जागरूकता आई है सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के माध्यम से कि RO में मिनरल्स नहीं है, राइट? तो लोगों ने क्या करना चालू किया, ये हिमालयन वाटर, स्प्रिंग वाटर जिसमें मिनरल्स हैं, या रीमिनरलाइज्ड वाटर। अब ये नया ट्रेंड मैं बता रहा हूं आपको। जो हाई क्लास कम्युनिटी है, जिसे लग्जरी पसंद है, क्योंकि अब अपने यहाँ पैसा भी बहुत आ गया ना, तो ऐसे बहुत से ब्रांड पैदा हो गए हैं जो कि या तो रीमिनरलाइज कर रहे हैं या फिर नदी का पानी लेके आ रहे हैं। उसमें तो और भी कम कॉस्ट होनी चाहिए ना, उसमें तो ट्रांसपोर्टेशन ही कॉस्ट है, राइट? पर ये तो मिल रहा है फिर भी 20 रुपया लीटर, वो मिल रहा है 150 रुपया लीटर या 200 रुपया लीटर। लोग ले रहे हैं कि मिनरल है भाई। ये तो तुम्हारे घर में भी आ रहा है भाई। आप घर में पियो ना, घर में पियो। तो ये जो मिनरल की डेफिनेशन है, तो क्या जो आप किसी भी बड़े मेट्रो को ले लो या उसके नीचे सेकंड सिटीज को ले लो, हर जगह हाई राइज है जी, और हर जगह RO लगा है, तो क्या पूरा सिस्टम, हेल्थ सिस्टम गड़बड़ाने वाला है क्या? बिल्कुल गड़बड़ाने वाला है। आप अभी देख लीजिए लोगों का स्टेमिना कितना डाउन होते जा रहा है आज की एज में। यंग एज में ही लोगों में अनेक तरीके की बीमारियां आ रही हैं, चाहे वो सांस लेने से संबंधी हो, है ना, चाहे स्टमक या लीवर से संबंधी हो। अब आप समझिए 70% तो आपका पानी का ही कंजम्पशन है ना। या तो हमारी डाइट ऐसी हो जिसमें आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो। हमारे यहाँ खाने को लेकर तो वैसे भी जागरूकता नहीं है। स्ट्रीट फूड का तो कल्चर दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है, जिसमें आपका हाई ऑयल, हाई स्पाइस, क्रीम, बटर, ये सारी चीजें, और फ्रोजन फूड, ये तो ऑलरेडी चल रहा है, जो कि ऑलरेडी आपकी हेल्थ को किल कर रहा है। आपकी बॉडी का बनावट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है पानी का, और 70% से ज्यादा उस बॉडी में जो सप्लीमेंट उस पानी से आते, ये मिनरल्स, वो तो आपने हटा दिए। खाना आप खा रहे हैं जिसमें ये सब सप्लीमेंट है नहीं, और ना आप अलग से कोई न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, या तो आप मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनको सप्लीमेंट से एक मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स अलग से ले रहे होते। तो आपकी बॉडी में ये सब चीजें कहां से आएंगी? वो आपको नेचुरली पानी में मिल रही थी,
जितना कंटेंट या कंट्रीब्यूशन पर डे आपकी बॉडी में कैल्शियम कंजम्पशन या मैग्नीशियम कंजम्पशन, पोटेशियम, सोडियम, इन सब का होना चाहिए था, वो तो पानी से आपको मिल ही रहा था। आप इसको ऐसे सोचिए, हमसे 1-2 जनरेशन पहले लोग साधना करते थे, सिर्फ पानी पी के ही जीवित रहते थे, क्योंकि उनको वो सप्लीमेंट मिलते थे पानी से। कुछ सूर्य की रोशनी से मिलते थे, फल खा लेते थे और पानी पी लेते थे। उनकी तो आयु ज्यादा रहती थी, और आयु ज्यादा रहने के बाद साथ साथ ज्यादा आयु में भी ज्यादा एक्टिव रहते थे। अब तो आयु तो कम हो ही रही है। आप देखिए, कभी 25-30 साल में लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहे हैं। बहुत सारे और भी रीजन होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ पानी ही एक रीजन है, पर ये भी एक रीजन है। अच्छा, क्योंकि आपकी बॉडी का जो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स का जो एक हिसाब होना चाहिए, वो तो रह नहीं रहा है ना। रह नहीं रहा। तो अभी फिर से मैं एक बार पैकेज वाटर में आता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट थी कि जो पैकेज वाटर है प्लास्टिक की बोतल में, उसमें प्लास्टिक के कण भी बिल्कुल 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 वो फिर पानी पैकेज वाटर तो हर हाल में खराब। बिल्कुल, माइक्रो पॉल्यूटेंट्स उनको बोला जाता है। हाँ। आपको अभी इसीलिए मैंने बोला FSSAI का तो बहुत बड़ा रोल है। आपकी प्लास्टिक की जो बोतल है, उसका प्लास्टिक किस कैटेगरी का है, क्या स्टैंडर्ड है उसका। एग्जैक्टली। अब ये पानी की बोतल तो फ्रिज में आपके घर में आ रही है या दुकान में रह रही है, 10 बोतलें फ्रिज के अंदर हैं, पर 1000 बोतल तो बाहर पड़ी है धूप में ऐसे ही पड़ी है। अब उसमें सनलाइट भी पड़ रही है, टेम्परेचर हाई है, क्या वो लीच आउट कर रहा है प्लास्टिक? क्या उसके कण पानी में घुल रहे हैं? कितने टेम्परेचर तक वो लीच आउट नहीं करे, उसकी क्या प्रमाणिकता है? बहुत सारे प्लास्टिक अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं तो वो कम टेम्परेचर पे भी लीच आउट, मतलब घुलनशील हो सकते हैं पानी में भी हो सकते हैं। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि, और उनका तो बहुत छोटा कंसंट्रेशन ही आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि चलिए कुछ बड़े ब्रांड तो उनका एक स्टैंडर्ड सरकार ने तय किया है जी। गली गली में पैकेज वाटर नई नई बॉटलिंग के साथ, नई नई पैकेजिंग के साथ आ गया है। उनके लिए तो मॉनिटरिंग सिस्टम ही बहुत ले दे के चल जाता है भारत में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। प्लास्टिक वाली समस्या बहुत बड़ी है, मतलब इस पे जरूर काम करने की जरूरत है। अच्छा हाँ, क्योंकि हमने शुरुआती बात की थी कि H2O मंत्रा एग्जैक्टली क्या करता है। H2O मंत्रा का जो प्यूरिफिकेशन मेथड है वो कैसे बाजार से अलग है और वो किस लेवल पे काम कर रहा है, थोड़ा इस पर बात करते हैं। जी। तो H2O मंत्रा में हम लोगों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन पे। जैसे मैंने आपको शुरू में भी बोला कि पानी अपनी धरा के हिसाब से अलग है, बहुत डायनामिक है। इंडस्ट्री के पानी को अलग तरीके के ट्रीटमेंट की जरूरत है, डोमेस्टिक को अलग तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत है, और कम्युनिटी ड्रिंकिंग वाटर को वो भी जगह के हिसाब से अलग करने की जरूरत है। तो हम लोग इसमें एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करते हैं। जैसे कि हम लोगों का जो शुरुआती प्रोजेक्ट हमने किया था बिफोर दिस जल जीवन मिशन, बिहार में हर घर जल योजना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चालू करी थी, जल जीवन मिशन से भी पहले। तो बिहार की समस्या क्या है, या वेस्ट बंगाल या उड़ीसा या उस तरह के इलाकों की समस्या क्या है कि वहां पे आयरन, आर्सेनिक, फ्लोराइड, इन तीनों का कंसंट्रेशन पानी में नेचुरली ज्यादा है। क्योंकि वहां पे ग्राउंड या सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो है ही ऐसा। आप पानी छोड़ दो, पूरा पानी आपका लाल हो जाएगा थोड़ी देर में। आर्सेनिक हाई कंसंट्रेशन है, लोगों को कैंसर हाथों में, या फ्लोराइड से जो हाथी पैर हो जाता है, मोटा पैर हो जाता है, मुड़ जाता है, उसकी समस्या ज्यादा है। तो हम लोगों ने वहां पे लगभग 1200 कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, जो कि आयरन, आर्सेनिक और फ्लोराइड रिमूवल प्लांट्स है। कम्युनिटी लेवल पे मतलब एक प्लांट लगभग आपका एक दिन में 1.5 लाख लीटर पानी देता है। हाँ, तो एक गांव के लिए या इनके लिए वो मतलब पर्याप्त है। फिर अभी जो हम लोग उसके अलावा और भी काम किए इंडस्ट्री में, नमामि गंगे के साथ काम किया, वाटर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के पोल्यूशन रोकने के लिए। अभी जो हम लोगों का
पिछले कुछ सालों से जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है वाटर न्यूट्रलिटी, नेट जीरो वाटर या वाटर न्यूट्रलिटी आप बोले तो। जैसे कि बड़े कैंपसेस हैं, ऑफिसेज हैं, बड़ी आईटीज कंपनी है जहाँ पे कि 20-20 हजार एम्प्लॉयज एक जगह पे बैठ रहे हैं। तो वही मैंने आपको जो बोला कि सबसे ज्यादा यूज ऐसी जगहों पे क्या है, फ्लश। 20 हजार लोग अगर पानी मतलब एक ऑफिस में बैठ रहे हैं, एक एरिया में बैठ रहे हैं, तो वहां पे आपका वेस्टेज बहुत ज्यादा है। तो हम लोगों ने किस कॉन्सेप्ट पे काम किया, कन्विंस किया इन इंडस्ट्रीज को और फिर इम्प्लीमेंट भी किया। तो ये जो पानी जो आ रहा है सीवेज का, वो 95% रीयूज हो रहा है फिर से टॉयलेट्स में। तो जितने टॉयलेट के फ्लश हैं सब रिसाइकल्ड वाटर से कनेक्ट करे ट्रीट करने के बाद। तो वाटर की क्वालिटी भी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने क्लाइंट को इस बात के लिए कन्विंस कर रहे हैं कि आप रिसाइकल्ड वाटर यूज करो अपने फ्लश में, तो ये आपकी भी अकाउंटेबिलिटी की वो वाटर में स्मेल नहीं आना चाहिए, कलर नहीं आना चाहिए, और वो पानी भी वैसा ही पानी लगना चाहिए उसको जैसा अभी तक वो करता आ रहा था। तो उस लेवल का ट्रीटमेंट करना, तो वो ट्रीटमेंट हम लोगों ने किया। उसके अलावा ऐसे कैंपसेस जिनका एरिया बड़ा है, लैंडस्केप बड़ा है, फिर बाकी जो बचा हुआ पानी है उसको लैंडस्केप में यूज करना, फिर वहां पे रेन वाटर हार्वेस्ट करना, और वो रेन वाटर हार्वेस्ट करके उसका फर्दर ट्रीटमेंट करके ड्रिंकिंग वाटर के लिए या वॉश बेसिन में मुंह धोने के लिए। अब टॉयलेट के अंदर भी 2 तरीके के पानी हमने कर दिए, एक वॉश बेसिन और एक फ्लश। तो एक वॉशिंग एक फ्लशिंग। तो वॉशिंग में तो कर दिया मीडियम से हाई के बीच का पानी जो कि आपका रेन वाटर है, उसको भी फर्दर ट्रीट किया। तो वो है तो पीने का ही पानी। चलो आपको नहीं पीना, आपको यही दिमाग में है कि जो बाहर से आ रहा है उसी का ट्रीटमेंट करके पीना है, तो आप उसे वॉश बेसिन में यूज कर लो या कूलिंग टावर में यूज कर लो, और इस पानी को आप कर लो टॉयलेट में यूज। तो ऐसे कॉन्सेप्ट हम लोग पैन इंडिया में, एयरटेल ग्रुप है, कैपजेमिनी ग्रुप है, इनके साथ, और रियल एस्टेट है, शोभा ग्रुप है, इन सब के साथ हम लोग काम कर रहे हैं बड़े पैमाने पे इसको वाटर न्यूट्रल करने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा हमारा भी एक्सपीरियंस रहा कि लोग अब इसको समझ रहे हैं। अब जैसे बेंगलोर या चेन्नई जैसी जगह है जहां पे कि अभी वाटर की इतनी भारी समस्या है, जो 21 शहर की आपने बात करी इंडिया में, उसमें टॉप पे चेन्नई और बेंगलोर है। तो वहां पे अगर जहां पे टैंकर वाटर लेकर लोगों को सप्लाई करनी पड़ती है, तो वहां पे अगर दे आर गेटिंग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं अपने वाटर में, लगभग 90% से 100% तक की न्यूट्रलिटी हम लोगों ने अचीव करके दिखाई है। तो उनका जो हाई वैल्यू वाटर जो म्युनिसिपल से लेते थे, वो आपका जो पहले 100% होता था, वो अब आपका 10% हो गया या 20% हो गया। तो ये बहुत बड़ी मतलब समस्या का वहां पे समाधान हुआ है। तो इस पे काम कर रहे हैं। तो ये कम्युनिटी लेवल पे, और एक लेमैन के लिए, जैसे मेरे घर में तो आरओ लगा है जी, कोई और ऑप्शन मुझे नजर नहीं आता जी। तो मैं आरओ को हटाकर क्या बदलाव करूं कि मैं एक हेल्दी वाटर पी सकूं? तो इसके लिए जैसे मैंने कहा कि आपको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि आपके पानी में क्या है। मेरा टीडीएस 700-800 के आसपास है नेचुरली। ठीक है, तो वो कैसे बेटर मैं बिना आप देखिए 700-800 के टीडीएस में, अब उस टीडीएस में क्या है, टीडीएस क्या, अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में समझते हैं, क्योंकि बिना टेक्निकल में जाए फिर इस चीज को मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। टीडीएस एक जेनरिक टर्म है विच इज टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। अब ये टीडीएस बना किससे है? केमिस्ट्री में, बेसिक केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट आता है मोनोवैलेंट आयन, एक आता है डाइवैलेंट आयन। अब इसको मैं मोटी भाषा में समझाता हूँ। मोनोवैलेंट आयन मतलब जो कि पतले या छोटे आयन से, डाइवैलेंट मतलब जो कि बड़े पार्टिकल्स हैं। ठीक है। अब छोटे पार्टिकल और बड़े पार्टिकल को उदाहरण के तौर पर अगर समझाना हो तो NaCl जो है, सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक है, जिसको पानी बोलते हैं खारा आ गया,
मोटी भाषा में, वो है सोडियम क्लोराइड। ये पतला है, इसको आप बिना आरओ के नहीं हटा सकते हो। घर के लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे हटा सकते हो, उस पर आप बताऊंगा अभी। घर के लेवल पे नहीं हटा सकते। पर अगर टीडीएस का कंट्रीब्यूशन 700 जैसे आपने टीडीएस बताया, उसमें से 400 टीडीएस आ रहा है डाइवेलेंट से, जिसमें कि क्या हो गया आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरीके के पार्टिकल हो गए जो कि बिना आरओ के भी हट सकते हैं। तो आप आरओ की जगह नैनो फिल्ट्रेशन का यूज कर सकते हो, जिसमें कि वाटर वेस्टेज कम होगा। तो वो क्या करेगा आपका, मान लिया जाए, अब इसको ऐसे समझते हैं, 700 आपका टोटल टीडीएस है, 400 आपका कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से है, 300 आपका सोडियम की वजह से या पोटेशियम की वजह से, मोनोवेलेंट की वजह से। तो आपने 400 हटाने के लिए यूज कर दिया नैनो फिल्ट्रेशन। तो नैनो फिल्ट्रेशन ने आपका 400 का तो 400 हटा दिया, 300 वाले में से वो सिर्फ 100 ही हटा पाया या 50 हटा पाया, क्योंकि उनका साइज छोटा है। तो आपका टीडीएस कम घट के कितना बच गया, 200-250, विच इज गुड इनफ फॉर योर यूज। आपने कहा अंडर 500। हाँ, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से हमको इतना डिटेलिंग में समझना पड़ेगा, इसलिए पानी की क्वालिटी समझना बहुत जरूरी है। तो जो भी जागरूक आदमी है, जिसको कि अर्बन एरियाज में, जिसको कि ये फैसिलिटी है कि उसके पास एक आसपास एक लैब है, तो अपना जरूर वो टीडीएस में ये 4 चीजें चेक करवा ले। कैल्शियम कितना है, मतलब उसको हार्डनेस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आपका क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, वो कितना है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना कितना, उसके हिसाब से आप सॉल्यूशन मैं देखता हूँ कि इन सब की वजह से आजकल लोग अपनी सोसाइटी में वाटर सॉफ्टनर प्लांट लगा लेते हैं। बता रहे हैं कि बाल गिर जाते हैं, स्किन खराब हो जाती है। तो वो क्या करता है वाटर सॉफ्टनर? हाँ, तो वाटर सॉफ्टनर का क्या काम है, अगर आपका कैल्शियम और ये ज्यादा है, जैसे आपका टीडीएस तो 500 से कम ही है मान लिया जाए, ठीक है, लेकिन उस 500 में 400 आपका यही है, मतलब आप पानी पी तो सकते हो, लेकिन क्योंकि उसमें हार्डनेस का लेवल, जो कि जनरली जैसे टोटल टीडीएस तो 500 चलेगा आपको, लेकिन आंकड़े ये भी बोलते हैं कि उसमें हार्डनेस आपकी 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हार्डनेस किससे आती है? कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, इन 2 चीजों से आती है। अच्छा, वो ज्यादा हो गया। हाँ, तो उससे ज्यादा होने से क्या घाटा है, शारीरिक स्टोन होने का चांस है ज्यादा, है ना। तो आपको क्या करना है, वाटर सॉफ्टनर यूज करना है। अगर आपका टीडीएस टोटल 500 ही है, 400 आपका हार्डनेस है, 100 आपका NaCl है, सोडियम क्लोराइड। तो आप क्या करेंगे, जो सॉफ्टनर यूज करेंगे, तो सॉफ्टनर क्या है, आयन एक्सचेंज है। वो आपका कैल्शियम ले लेगा, आपको सोडियम दे देगा। अच्छा, तो टीडीएस तो आपका 500 ही रहेगा। अब आपका सारा मैक्सिमम सोडियम क्लोराइड बचा, सॉफ्ट हो जाएगा, कैल्शियम हट गया आपका, तो पानी सॉफ्ट हो जाएगा। एक्सचेंज है वो, आयन का एक्सचेंज है। वो अपनी बॉडी में, वो केमिकल क्या है, अपनी बॉडी में पानी का कैल्शियम ले लेगा और उसके बदले अपना सोडियम उसको दे देगा बेसिकली। मैं देखता हूँ कि मैं क्योंकि ट्रेवल बहुत करता हूँ, तो हर स्टेट के पानी का टेस्ट मुझको पता है, अलग अलग लगेगा। लेकिन ज्यादातर हम थोड़ा सा नॉर्थ की बेल्ट को छोड़ दें तो ज्यादातर बहुत ही खारा पानी है, लोग पीते हैं खारा। क्या वो पानी ठीक है या उसको बेटर करने की जरूरत है किसी सिस्टम से? अब देखिए, जो शारीरिक दृष्टि से WHO की जो गाइडलाइन है या BIS की जो गाइडलाइन है, वो तो बोलती है कि 500 का TDS इज डिजायरेबल, रिक्वायर्ड इज 2000। अच्छा, मतलब 2000 से ऊपर है तभी आप उस पानी को मत पियो। 2000 तक पी लो, हाँ, गाइडलाइन कहती है। और 500 तो डिजायर है, मतलब आपको चाहिए इतना करना है। 500 से कम मतलब इज नॉट गुड। उससे कम भी अच्छा, हाँ, ऐसा गाइडलाइन बोलती है। हाँ। तो मैं कह रहा हूं कि आप एक बीच का रास्ता निकाल लीजिए। आप क्या बोलते हो? हाँ, मेरे हिसाब से आप 200-300 का TDS आपको लेना ही चाहिए। हाँ। इतना TDS तो आपको मतलब लेना ही चाहिए। तो 500 तक का आप कर सकते हो। 200-300 अगर आ रहा है तो एक्सीलेंट। 500 तक आ रहा है, ओके, गुड, गो अहेड। उसके ऊपर आ रहा है तो आप ट्रीटमेंट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है फिर उस TDS में क्या क्या है।
बहुत जगह पे हैवी मेटल्स का इश्यू आता है, यूरेनियम का इश्यू आ रहा है पंजाब में। वो किस वजह से? पेस्टिसाइड, और जियोग्राफिकली भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब, लेकिन पेस्टिसाइड भी एक बड़ा उसका कारण है। हैवी मेटल्स होना, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से हैवी मेटल आता है, जैसे लेदर इंडस्ट्रीज है वो सब हैवी मेटल है, कॉपर, निकल, लेड, कोबाल्ट, क्रोमियम, ये सब हैवी मेटल्स। इनका तो छोटा सा भी कॉन्सेंट्रेशन पीपीबी बोलते हैं, पार्ट पर बिलियन। 1 बिलियन का पार्ट मतलब माइक्रो लीटर इन 1 लीटर, छठा पार्ट, दैट इज पीपीबी। तो 10⁻⁻�6 मतलब 1/6 पार्ट। तो वो इतना छोटा कॉन्सेंट्रेशन भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इनका इन ऐसे हैवी मेटल्स का। हाँ, तो क्योंकि हम देख रहे हैं ना पिछले बहुत वर्षों में केमिकल फार्मिंग और ये जितने भी हैं, बिल्कुल, तो इनकी वजह से क्या ग्राउंड वाटर की हालत ज्यादा खराब हुई है? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। 2-3 रीजन है जो कि ग्राउंड वाटर को खराब कर रहे हैं। सबसे पहला, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। फिर आप ऐसा समझिए, जैसी नदी आपके ऊपर बह रही है वैसी नदी नेचर ने नीचे बह रखी है, अब आप उसको खत्म कर रहे हैं। आप पहले गए 50 फीट, 100 फीट, 200 फीट, अभी तो 500-500 आधा किलोमीटर तक आप खोद दे रहे हैं नीचे। तो अब वहां पे वाटर की नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा उस सॉइल की या उस जियोग्राफी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पानी में आएंगी। तो ज्यादा केमिकल का प्रभाव आना बहुत ही ज्यादा लाजिमी है, पहला चीज। दूसरा चीज, जो हम केमिकल का यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं फार्मिंग में, फसल की यील्ड बढ़ाने के लिए, तो उससे आप मिट्टी में, अब आप समझिए, आपने 100 ग्राम पेस्टिसाइड यूज किया, मान लिया जाए आधा एकड़, मेरे को आइडिया नहीं, पर मैं मान लेते हैं 100 ग्राम आपने या 200 ग्राम पेस्टिसाइड यूज किया आपने आधा एकड़ के एरिया में यील्ड बढ़ाने के लिए। कहाँ जाएगा वो? मास बैलेंस तो बोलता है कि जो चीज, साइंस बोलता है जो चीज आपने डाली है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में रहेगी, बोलते हैं ना। या तो वो आपके खाने में आ रहा है, या तो वो आपकी मिट्टी में जा रहा है, या दोनों जगह जा रहा है, राइट। तीसरी जगह वो हवा में तो उड़ने वाला है नहीं, खाने में आ रहा है, एक्सेप्ट करते हैं हम, इसीलिए बीमारियां दुनिया भर की हो रही हैं, कैंसर हो रहे हैं कम एज में। मिट्टी में आ रहा है, बह के कहां जा रहा है? या तो आपकी नदी के पानी में जा रहा है या आपके ग्राउंड वाटर में जा रहा है। तो जो रीमिनरलाइजेशन आप घर में कर रहे हो वो यहाँ पे भी कर रहे हो, घर में तो कर रहे हो कैल्शियम का, सोडियम का, यहाँ कर रहे हो पेस्टिसाइड का। कितनी घातक बात है। तो क्या आज के हालात में गांव में भी अगर हम कहें तो क्या कुएं का पानी या ट्यूबवेल का पानी या नल का पानी वहां पीना मतलब कहाँ साफ है? हाँ, कहीं साफ नहीं। पर्सनली तो मैं राय नहीं दूंगा। अच्छा, फिर केस बाय केस डिपेंड करता है कि किस स्थिति में वो कुएं के पानी की अभी देख रेख चल रही है, क्या उसमें कोई डिस्चार्ज जा रहा है, उसके आसपास अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग है आप पीजिए, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं जी, जैसलमेर बड़ी विकट परिस्थितियां होती हैं। आप महाराष्ट्र के इंटीरियर इलाकों में आप ले लो, चाहे आप आंध्रा के और उसके आसपास ले लो, पानी की इंटीरियर में बहुत दिक्कत है। इवन हमारे उत्तराखंड में भी बहुत दिक्कत है पानी में, इंटीरियर में। तो वहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, राजस्थान में कुएं हैं, महाराष्ट्र में कुएं ही हैं, या अब नदियां तो सब सूख गई हैं, जैसे हमारे यहाँ नौले हुआ करते थे। बिल्कुल, तो क्या वहां का पानी हेल्दी था जहां पर ये सब चीजें नहीं हुई हैं, या अभी भी हेल्दी है अगर केमिकल फार्मिंग या केमिकल्स नहीं छिड़काव है तो? हाँ, अगर केमिकल छिड़काव नहीं है तो हेल्दी है, बिल्कुल हेल्दी है। अगर केमिकल छिड़काव नहीं हुए, क्योंकि ग्राउंड वाटर को मैंने आपको बोला ना, पोल्यूशन होने के 3 रीजन है। 2 मैंने बता दिए थे, एक छूट गया बातों में। एक मैंने आपको बोला था ओवर एक्सप्लॉइटेशन, आप जितना नीचे डीप जा रहे हैं। एक मैंने पेस्टिसाइड बोला था, एक तीसरा है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज।
मैंने ऐसे ऐसे केस भी देखे हैं, मतलब सोचते हुए भी डर लगता है कि क्या ऐसा भी इंडस्ट्रीज कर सकती हैं, करती हैं जानबूझकर या रिवर्स बोरिंग कर रही हैं। अच्छा, नाम नहीं लूंगा इंडस्ट्री का, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री पास में ही यहाँ पे, वो आप समझिए जो अनट्रीटेड जो पानी है उसका, क्योंकि रेगुलेशन है कि बाहर पानी नहीं छोड़, इतनी मात्रा का ट्रीट किया हुआ ही छोड़ सकते हो, तो उसने बोरिंग कर रखी है अंदर प्लांट, और वो बोरिंग से नीचे पानी छोड़ रहा है अपना अनट्रीटेड। अच्छा, कहाँ जाएंगे ये लोग और कहाँ जाएंगे मतलब आने वाली पीढ़ी। तो जो ग्राउंड वाटर है, मतलब आप सही पानी को, जो कि अभी भी फिर भी सही है, आप उसको जानबूझ के और गंदा कर रहे हो। अच्छा, मान लिया एक्स कंपनी ने ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट किया जी, तो वो कितने बड़े एरिया को पॉल्यूट करेगी? मैंने बताया ना आपको, जैसी नदी यहाँ बह रही है, हाँ, वैसे ही पानी का पर्कोलेशन, मतलब पानी का मूवमेंट नीचे चला ही जा रहा है। तो वो तो चलता रहेगा बहुत बड़े एरिया में, उसका डाइल्यूशन हो सकता है आगे, क्योंकि और पानी भी मिल रहा है, पर वो तो जा ही रहा है, वो उसी एरिया में रहने वाला थोड़ी है पानी। अच्छा, पानी तो चलता रहेगा, वो तो बड़े स्केल पर भी है, बड़े स्केल पे, यस, बड़े स्केल और ऐसे अगर कुछ कुछ दूरी पर मल्टीपल कंपनी, हाँ, वो तो बहुत ही, हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि पर्सनली तो मैं ये बोलूंगा कि मुश्किल है वो पानी पीना, होएगा, आपने प्रश्न किया, पर अब बहुत सारे ऐसे गांव के इलाके होंगे जहाँ पे इंडस्ट्री दूरों तक नहीं है, किलोमीटर्स तक नहीं है, और वहां पे पेस्टिसाइड का भी यूज नहीं हो रहा है खेती में, तो वहां पे पिया जा सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि पानी आज सबसे बड़ा चैलेंज है, पानी को लेकर इतनी कहावतें हैं, इतना कुछ है पानी का, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। तो आपकी नजर में, आपकी दृष्टि में पानी की शुद्धता का सबसे बड़ा चैलेंज है क्या? कि हम तो विश्व की बात नहीं कर रहे, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अलग अलग भौगोलिक कंडीशंस हैं सबकी, मतलब अप्रैल से लेके जून तक तो बहुत विकट स्थिति हो जाती है। आप सोचिए, इतनी मौतें शुद्ध पानी ना मिलने से, पीने का पानी न मिलने से मृत्यु हो जा रही है। बिल्कुल, हजारों लाखों लोग सिर्फ मर जा रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हमारे हर घर को पानी मिले, और मिले तो फिर कैसे मिले? सबसे इसमें जो मूल बात है वो है जागरूकता। मैंने बिल्कुल पॉडकास्ट के शुरू में बोला था कि इसको बेसिक एजुकेशन से लागू करना चाहिए, पानी की महत्वता और पानी के मैनेजमेंट को लेकर। हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि ये पानी जो मिल रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ना ये ऐसा ही रहने वाला है आने वाले समय में। तो मैं इसको अगर बढ़ा ना सकूं तो इसको एटलीस्ट मेंटेन तो कर सकूं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। ये ज्ञान और इस ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये ज्ञान आ गया ना, अभी भी भारत को अगर स्पेसिफिकली आप सोचें तो हमारी तो जियोग्राफी इतनी ज्यादा समृद्ध है पानी के लिए कि हमें तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हमने वाटर, जो अवेलेबल वाटर है उसी को मैनेज कर लिया, अगर हमें ये ज्ञान आ गया कि हमें, क्योंकि पानी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसका भी एक लिमिट है, तो हमें इसे संचित करना है। एक, इसकी फिजूल खर्ची नहीं करनी है, दूसरा इसे संचित करना है। मैं कह रहा हूं 2 महीने की बारिश में ही अगर आपने रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लिया तो आपका कितना बड़ा काम उससे हो जाएगा। आपके पास नीचे हार्वेस्ट करने के लिए मान लिए एक लिमिटेड ही टैंक कैपेसिटी है, तो आप ग्राउंड वाटर को कर सकते हो रिचार्ज। सरकार को भी इसे इंसेंटिवाइज करना चाहिए, सब्सिडाइज करना चाहिए और इंसेंटिवाइज भी करना चाहिए। देखिए, सरकार के पास सबसे अच्छा माध्यम अभी क्या है? आधार। हर चीज आधार लिंक्ड है। मेरा यह कहना है, सरकार अगर जो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, अपनी रिपोर्ट, अभी तो टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा उपयोग सरकार कर भी रही है और
मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा होगा। सरकार ये ऐप बनाए, एक क्यूआर कोई हर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए स्पेसिफिक क्यूआर दे, वो क्यूआर जिसको लगा है वो आधार के माध्यम से मिले। आपने एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया, उसका एक क्यूआर है, वो क्यूआर लिंक्ड है आपके आधार कार्ड से, आपने वो अपने घर में लगाया, सरकार ने एक ऐप बनाई, उसकी इंस्टॉलेशन के बाद आपने उसे अपलोड किया ऐप में, सरकार को पता चल गया इसने ये सिस्टम लगाया है, फिर उसकी ईयरली देखरेख का भी एक उसी क्यूआर से मॉनिटरिंग हो जाएगी। अब आपका आधार पैन कार्ड आधार से लिंक्ड है, सरकार को पता चल गया इस परिवार ने ये लगाया। अब सरकार उसे इंसेंटिवाइज करे किसी और योजना में। अगर आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया है तो मैं आपको 100 रुपया एलपीजी में आपको कम पे करना। कितना बढ़िया टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है और स्कीम बन सकती है। बिल्कुल। हर किसी को एक मोटिवेशन चाहिए, हर किसी के लिए पानी अभी मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ये तो मिल ही जाएगा। एक दिन नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा, हंगामा होगा, टैंकर आके मिल जाएगा, पर कहीं से तो आ रहा है ना भाई वो पानी, कहीं से तो अपने आप थोड़ी पैदा हो रहा है। तो सरकार को इस तरीके से इसको इंसेंटिवाइज करना चाहिए ताकि लोगों में ये मोटिवेशन आए, और दूसरा इसको एजुकेशन लेवल पे डालें। उस एजुकेशन के एक अलग मार्क्स हो और उन मार्क्स का भी आगे ज्यादा वेटेज हो बजाय कि नॉर्मल मैथ्स या साइंस के मार्क्स से। तो क्या ये जो एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम में और सिंगापुर में ये डिफरेंस है? बिल्कुल। तो कि वहां बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिंगापुर कैसे काम करता है? सिंगापुर, देखिए सिंगापुर में एक तो वाटर मीटरिंग है। वो क्या होती है? जैसे आपका बिजली का मीटर है वैसे आपका पानी का मीटर। अपने यहाँ पानी कैसे आता, बिल कैसे आता है, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा क्योंकि वो बिल ही नेग्लिजिबल आता है। ये आता है तो भैया चलो महीने का 200 रुपए फिक्स है, फिक्स हो गया। हाँ। कहीं कहीं पे तो छोटे शहरों में साल में भी देते हैं बिल, है ना। पर सिंगापुर में वाटर का मीटर है। अच्छा। पीक टाइम का अलग रेट है वाटर यूज का, नॉन पीक का अलग रेट है। अच्छा। वो मीटर बिजली के मीटर की तरह हर वाटर नल खोला तो मीटर घूम गया। उस मीटर को अभी आईओटी के साथ भी इंटीग्रेट कर दिया है, इंटरनेट के साथ। आप अपना यूज देख सकते हो मोबाइल में, ताकि आप प्रेरित रहो कि आपको कम यूज करना है। एक तो उसका चार्ज है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई चीज नहीं होती है, कहीं ना कहीं से वो आ रही है। तो दूसरा एजुकेशन में बचपन से हमको वहां पे सिंगापुर में सिखाया जाता है बच्चों को कि ये हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी है, इसको हमें बचा के चलना है। उसके लिए अभियान चलाए जाते हैं। और फिर मैंने बताया न्यू वाटर, तो न्यू वाटर अब न्यू नहीं रहा उनके लिए, सिंगापुर के लिए, क्योंकि उन्होंने इसको अडेप्ट किया है। क्या है ये न्यू वाटर? न्यू वाटर सिंगापुर का रिसाइकिल्ड वाटर है। अच्छा। अगर मैं यहाँ पे इंडिया में, मैंने बताया हम लोग वाटर न्यूट्रलिटी पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसको चाहे मैं क्वालिटी आपको बिल्कुल क्लीन करके दूं, लेकिन माइंडसेट है कि ये मैं पानी नहीं यूज कर। सिंगापुर ने वो बैरियर तोड़ा है। अच्छा। सिंगापुर ने टेक्नोलॉजी को और उसके वैलिडेशन को अपने साइकोलॉजिकल माइंडसेट से ऊपर रख के देखा है। तो अब उस न्यू वाटर, इस बैरियर को तोड़ने की वजह से आज न्यू वाटर मतलब सिंगापुर का रिसाइकिल्ड वाटर वहां की 55% पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित कर रहा है। मतलब ये पीने की पानी की बात कर रहे हैं या बाकी? हाँ, तो इसका पीने के पानी के लिए भी यूज हो रहा है, लगभग 15 से 20% रिसाइकिल्ड वाटर को। इसको हम लोग रिजर्वायर वाटर में ब्लेंड कर देते हैं और वो पीने के लिए यूज होता है। अच्छा। ट्रीटेड वाटर को। अच्छा। और बाकी जो आपका 80 से 85% है वो इंडस्ट्री को जाता है। तो मैं बोल रहा हूं कि इंडिया में, आपने पूछा ना क्या कर सकते हैं, तो एक तो मैंने पॉलिसी लेवल पे आपको बताया कि एजुकेशन में और इंसेंटिवाइज होने में, मोटिवेशन मिलने के लिए। दूसरा, जहां से बात शुरू करी थी कि हमको ये समझना पड़ेगा कि हाई वैल्यू वाटर और लो वैल्यू वाटर और मीडियम वैल्यू वाटर क्या है। इंडिया में सबसे ज्यादा यूज पानी का एग्रीकल्चर में।
सरकार ने बना रखे हैं एसटीपी, बहुत जगह पे बन भी रहे हैं आने वाले टाइम पे। पर क्या उस एसटीपी की जो वाटर क्वालिटी है, ट्रीटेड वाटर क्वालिटी है, क्या हम उसको इस लेवल पे बना सकते हैं कि वो पानी को हम एग्रीकल्चर में दे सकें? तो आपका एक बड़ा वाटर कंजम्पशन जो अदरवाइज नदी के पानी, नहर के पानी और ग्राउंड वाटर पे निर्भर था, वो इस पे चले जाएगा। तो आपका मेजर डिमांड तो यहीं से फुलफिल हो जाएगा। तो उसके लिए आप टेक्नोलॉजी का साथ लीजिए और अपने एचटीपी ट्रीटेड वाटर की क्वालिटी इतनी करिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग उसे यूज कर रहे हैं टॉयलेट में और लैंडस्केपिंग में भी। तो ऐसे ही आप उस पानी को इतना साफ करिए कि आप उसके लिए एक अलग कैनाल बनाइए। जैसे आपका मान के जाइए नमामि गंगे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़े बड़े एसटीपीज बने हैं, 100 mld 200 mld। यहाँ यमुना जी का बड़े एसटीपी 500 mld का बन रहा है, काम चल रहा है। आप उसकी गुणवत्ता इस तरह की करिए कि आसपास के जो गांव है, वहां की खेती है, वहां पे ये ट्रीटेड वाटर यूज हो खेती में। वो तो बहुत इस लेवल का साफ बनाइए तो उसमें खेती में कोई परेशानी नहीं है। मैंने सुना है कि सिंगापुर में अंडरग्राउंड कैनाल्स हैं, सुरंगें हैं, रेन वाटर और इन सब चीजों को रिसाइकल करने के लिए। ये क्या किस हद तक सही है? बहुत ही आपको मैं एक्साइटिंग फैक्ट बताता हूँ एक। सिंगापुर का टोटल एरिया लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा। मतलब आप मान के चलिए 30 बाई 30 या 35 बाई 30 में सिंगापुर का मेन जो आइलैंड है वो खत्म हो गया, जहां पे लोग रह रहे हैं। 1000 स्क्वायर किलोमीटर बताया मैंने आपको। सिंगापुर का जो वाटर नेटवर्क है, रेन वाटर नेटवर्क, ड्रेन वाटर नेटवर्क, स्ट्रीट रन ऑफ नेटवर्क, 8000 किलोमीटर का है। 8000 किलोमीटर का, ऊपर नीचे अंदर बाहर आड़े तिरछे। तो सिंगापुर का स्लोगन है एवरी ड्रॉप काउंट्स। एक एक पानी की बूंद को संचित करना, क्योंकि वो इतनी मूल्यवान है कि अगर हम एक की तरफ ध्यान ना दें तो हमें कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। और वो पानी आपका ट्रीट होके रेन वाटर के फॉर्म में, क्योंकि रिजर्वायर तो इतना नहीं कर सकते ना, पर कैनाल बना दी घुमा घुमा के। अच्छा है, मतलब 8000 किलोमीटर की कैनाल है। अच्छा, 8000 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं कि 1000 स्क्वायर मतलब 30 बाई 30 के एरिया में, किलोमीटर के एरिया में कोई यहाँ का छोटा शहर मान लीजिए, मेरे को लग रहा है 30 बाई 30 तो शायद ग्रेटर नोएडा भी नहीं होगा, उससे बड़ा होगा। राइट। तो उतने से में 8000 किलोमीटर का नेटवर्क क्रिएट कर दे रहे हैं। तो क्या उनके देश में, मतलब सिंगापुर में पानी की बर्बादी को लेकर पेनल्टीज हैं? बिल्कुल, सजा है क्या? बहुत सजा है। मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों का जिक्र सिंगापुर पार्लियामेंट में भी हुआ था लगभग 3 साल पहले। तो जो हमारी कंपनी वहाँ पे एनवायरनसेंस, जो कि मॉनिटर करती है वाटर क्वालिटी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज की, तो हम लोगों ने लगभग, हालांकि सिंगापुर बहुत स्ट्रिक्ट कंट्री है रूल्स को लेके, फिर भी इंडस्ट्री के जो डिस्चार्ज हुए उसमें थोड़ा सा हैवी मेटल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आया। तो लगभग 20 कंपनी का ऑपरेशन सस्पेंड हो गया। अच्छा, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है। तो इस हद तक सिंगापुर जाता है अपने रूल्स को फॉलो करने के लिए कि उनका ऑपरेशन सस्पेंड हो रहे हैं, तो उनके लिए मतलब बहुत बड़ी बात है उन कंपनीज के लिए कि उनका सस्पेंशन होना 1 महीने के लिए। तो उसके भी अलग अलग कैटेगरी है। पहली बार में $10,000 का फाइन, फिर $20,000 का फाइन, थर्ड टाइम में सस्पेंशन। तो ऐसी 20 कंपनीज का सस्पेंशन हुआ। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि स्ट्रिक्ट रूल और उन रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन होना धरातल पर, तो इसी नजरिए से हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अच्छा, और कम से कम अगर हम उस लेवल पे ना पहुंच सके, उसके 30 से 40% लेवल पे भी पहुंचने की कोशिश करें। अच्छा शैलेश, बातों बातों में एक जब निकला था कि ब्लैक वाटर और एक एल्कलाइन वाटर, ये क्या चीज है? ये मार्केटिंग मतलब कुछ नहीं है। देखिए, मैं एक चीज आपको बिल्कुल ही आम भाषा में बताता हूं।
एल्कलाइन वाटर तो अभी ये कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि मार्केट में भी कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट पे चलना चाहिए। कोई भी चीज अपनी सबसे अप्रोप्रिएट स्टेज में कब मानी जाती है, जैसा नेचर ने उसको हमें दिया है। नेचर ने हमको पानी दिया है न्यूट्रल पीएच का 7। आप उसको ग्रहण करिए। क्यों, अब उस पर बताता हूं। एक तो मैंने नेचर का बताया आपको पॉइंट ऑफ व्यू कि जो नेचर से मिला है आपको ओरिजिनल स्टेट में, आप वैसा करिए। दूसरा, आपकी बॉडी में पैंक्रियाज है जो कि पैंक्रियाटिक एसिड नाम से अम्ल बॉडी में छोड़ता है, जो खाना पचाने का काम करता है। आप एल्केलाइन मतलब 7 पीएच से ऊपर का पीएच, 8 पीएच 9 पीएच, इसको एल्केलाइन वाटर बोला जाता है। आप 8 पीएच का पानी पियो, 9 पीएच का पानी पियो, पैंक्रियाटिक एसिड है 1 पीएच का या उससे भी कम, तो सब बनना जो आपका 7 पीएच का पानी है वही वैसा ही बनना है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी जो पैंक्रियाटिक एसिड है वो उसको न्यूट्रलाइज बहुत फास्ट कर देगा। तो एल्केलाइन एज सच ऐसा कुछ महत्व की बात नहीं है। तो क्या मैं ही मानूं कि विराट कोहली जैसा सेलिब्रिटी इस एडवर्ड के जाल में फंस गया है, या दुनिया में कहीं वाकई में बहुत अच्छा, किसी देश में बहुत अच्छा वाटर सिस्टम है या वाटर पानी है जहां का पानी इतना महंगा बनके उनके सामने आ रहा है? देखिए, मैं तो 18 साल से सिंगापुर में हूँ। हाँ। किचन का नल खोलते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट, वो पानी पीते हैं। आज तक कभी कुछ नहीं हुआ पानी की वजह से, और मेरे जैसे लाखों लोगों को कुछ नहीं हुआ। बात अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन की या किसी एथलीट की या विराट कोहली की पर्टिकुलरली करते हैं, उस वाटर में हो सकता है कि एल्कलाइन वाटर होने के साथ कुछ और चीजें भी एडेड हों, कुछ सप्लीमेंट्स जो कि बॉडी को और ज्यादा एनर्जाइज करते हो। तो मैं इस बात को मान सकता हूं कि साइंटिफिकली कि दैट वाटर कुड बी बेटर फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन। हम तो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, ना हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है, हमको तो इतना दौड़ना भागना नहीं है, ना अपने को इतना मेंटेन करना है। हमको तो सामान्य, हमें बीमारी ना हो, हम स्वस्थ रहें, हमारा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, हमारा बीपी ना बढ़े, हमें शुगर ना हो, हार्ट बीट नॉर्मल रहे, ये हमारी, और हाथ पैर सही काम करें, नमनेस ना हो, फटीग ना हो, ये हमारा है। पर स्पोर्ट्समैन का लेवल क्या है, एक अलग है। उसको तेज भागना है, उसको यंग ज्यादा रहना है, उसको स्टेमिना हम लोगों से और 2-3 टाइम्स ज्यादा चाहिए, तभी वो स्पोर्ट्समैन है, राइट। तो हो सकता है कि जो वाटर कंज्यूम कर रहे हो, मुझे नहीं पता, पर उसमें कुछ और भी मिनरल्स या कुछ और सप्लीमेंट्स एडेड हो, तो उसकी वजह से वो उतना महंगा भी हो सकता है। इतना महंगा हो सकता है, बिल्कुल। हाँ। तो शरेश, आखिर में थोड़ा सा, जितना हम एक दूसरे को जानते हैं, आपकी शुरुआत सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर आईआईटी खड़गपुर, वहां से सिंगापुर, फिर एक साइंटिस्ट बनकर पानी पर काम करना। ये पानी को क्यों चूज किया इस पूरे साइकिल के हिसाब से आपने? क्योंकि एक शिशु मंदिर मतलब संघ का कह लें एक वेंचर, फिर गवर्नमेंट का स्कूल, सिंगापुर पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है, और पानी पर काम करना उससे भी बड़ी बात है, ये मानता हूँ। इसमें तो विशेष कृपा भगवान की रही, क्योंकि आपने जैसे बताया कि एक छोटे शहर से आना, इतनी बड़ी एस्पिरेशंस नहीं होती हैं, क्योंकि उतना बड़ा एक्सपोजर भी नहीं होता है, तो धीरे करके बिल्टअप होता रहा। तो कभी ऐसा सोचा नहीं कि ऐसा रहा। पर हाँ, पानी का जो विषय है वो थोड़ा सा पर्सनल इसलिए भी है क्योंकि उत्तराखंड क्या है, बहुत ही एक आयरनिकल स्टेट है। देश की 2 मेजर नदियां, 2500 किलोमीटर का करीब स्ट्रेच है गंगा जी का। लेंथ वाइज सबसे बड़ी होगी मेरे ख्याल से, रिवर बेसिन के हिसाब से हमारे यहाँ से निकलती हैं। दूसरी मेजर रिवर यमुना जी। दोनों रिवर की रिलीजियस धार्मिक मान्यता
उच्च कोटि की, पर उत्तराखंड में वो ठहरती नहीं है। हमारा जो गांव है टनकपुर, फिर भी तराई का एरिया है, हमारा गांव चंपावत के पास है। जो स्थिति आज से 35 साल पहले हम देखते थे जब छोटे थे, जाते थे वहां पे, वही या उससे ज्यादा विकट स्थिति हम आज भी देखते हैं। हफ्ते में एक दिन 1 घंटे के लिए पानी आना नल में, इससे बुरी बात क्या हो सकती है उस प्रदेश के लिए जहां से गंगा और यमुना निकल रही हैं और जिसे आप देवभूमि बोल रहे हैं। आज से 35 साल पहले जब हम छोटे थे, तब हम लोग जब पानी नहीं आता था टनकपुर जैसी जगह में, जो कि तराई एरिया जहाँ पे शारदा नदी बह रही है, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी नदी, अपने में बहुत बड़ी नदी है, पूरा यूपी का तो पानी वही संभाल रही है, यूपी का पानी और खेती। तब भी पिताजी लोगों के साथ हैंडपंप से पानी लेने जाते थे। आज भी ऐसी स्थिति आ जाती है कभी कभी। तो ये फिर जब मैंने इंजीनियरिंग करी कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट से, वहां पे भी यही समस्या थी, वो भी पहाड़ी क्षेत्र है। तो ये एक पीड़ा हमेशा अंदर रही, चाहे बहुत एकदम से प्रकट होके नहीं आई, पर हमेशा ऐसा पीड़ा रही कि यार हमारे यहाँ से तो जा रहा है पूरे नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया को पानी, और हम लोगों के पास यहाँ पे पानी नहीं है। तो इसलिए हमेशा मतलब इस विषय पे कुछ करने का तो मन था ही। फिर भगवान की ऐसी कृपा रही कि इसी फील्ड पे आना रहा। मास्टर्स के टाइम पे आईआईटी खड़गपुर में, फिर पीएचडी में इसी पे करने का मौका मिला, फिर उसके बाद में रिसर्च में रहा। तो फिर ऐसा लगा कि हाँ, शायद जो वो छुपी हुई पीड़ा थी वो एक मोटिवेशन बनी अननोइंगली, और धीरे धीरे इस पे आगे बढ़े। फिर ऐसा लगा कि कुछ भारत के लिए करना चाहिए, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इस भाव से फिर H2 मंत्रा को इंडिया में एस्टेब्लिश किया। तो H2 मंत्रा का शुरुआती 4-5 साल बिल्कुल रूरल और सब अर्बन एरिया पे ही केंद्रित रहा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उड़ीसा हो। तो इन एरिया में हमने किया। फिर धीरे धीरे हम लोग अर्बन एरिया में आए, क्योंकि फिर देखा कि अर्बन एरिया में तो और बड़े चैलेंजेस हैं। वहां तो मतलब अगर टैंकर आपके पास एक दिन नहीं आया तो आपके, क्योंकि अर्बन एरिया में तो कुएं भी नहीं है, कुछ ऐसा भी नहीं है, क्या करेंगे आप, क्या करें। तो फिर हम अर्बन एरिया की तरफ थोड़ा सा अभी इंडस्ट्री और अर्बन एरिया में मूव हुए। तो कुछ क्वेश्चन और छूट गए, मैं सोच रहा हूँ। जी बिल्कुल। अभी हमने कुछ साल पहले देखा कि मोदी जी जो है इधर इजराइल गए हैं जी, और वहाँ वॉक करते हुए सी वाटर को लिया और कुछ वही मशीन से प्योरिफिकेशन किया और पी लिया जी। तो क्या ऐसी टेक्नोलॉजी बन गई है कि समंदर के इतने खारे पानी को जिसका टीडीएस के इस लेवल का होगा, जी। मेरे हिसाब से 30-40 हजार से कम आराम से, यस। तो उस पानी को भी पीने योग्य बनाने की क्षमताएं डेवलप हो चुकी है, या पी सकते हैं इस पानी को? हाँ, डिसैलिनेशन वाटर बेसिकली, डिसैलिनेशन जो आप वही कर रहा है जो आप घर में कर रहे हो। हाँ। पर घर में वो मेम्ब्रेन की क्षमता इतनी बड़ी नहीं है। वो घर के पानी से जिसमें टीडीएस सिर्फ 700, 800, 1000, 2000 है, उसको ट्रीट कर रहा है। डिसैलिनेशन में जैसे आपने बोला कि 30 से 40 हजार टीडीएस रहता है, उसको ट्रीट कर रहा है, क्योंकि मेम्ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है। पर प्रोसेस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। अच्छा। तो उसके द्वारा आप पानी ले सकते हो। डीआयोनाइज्ड वाटर है, अधिकतर गल्फ कंट्रीज में वही हो रहा है, पर बहुत एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। मतलब जो आप सीवेज ट्रीट करके जो पानी बना रहे हो, उसके मुकाबले 5 से 6 गुना ज्यादा एनर्जी आप डिसैलिनेशन में लगा रहे हो। मतलब इलेक्ट्रिसिटी या फिर सोलर पावर, किसी भी रूप में। तो सोलर के हिसाब से डिसैलिनेशन करना तो और ज्यादा चैलेंजिंग, क्योंकि आपको इतनी ज्यादा सोलर पैनल और उतनी बड़ी कैपेसिटी का फिर वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। तो लोग अभी हीट एक्सचेंजर को यूज करके या इवेपोरेशन करके जो हीट बन रही है बॉयलर से, उससे भी ये करते हैं डिसैलिनेशन बड़े लेवल पे। न्यूक्लियर एनर्जी से भी अभी इंडिया ने शुरू किया है कालीपक्कम में। और तो कोस्टल एरिया जहां पे समुद्र का ही पानी है, सरफेस वाटर नहीं है, वहां पे आप कर सकते हो। पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वाटर रिसाइकिल करो आप, क्योंकि वो कम एनर्जी इंटेंसिव है, उसमें एनर्जी की
लागत कम है और आसान प्रोसेस है डिसैलिनेशन के मुकाबले। आपका जो ये एच2ओ मंत्रा का प्यूरिफिकेशन मेथड है जी, इससे वो बहुत उस हैवी वाटर को भी, उस सीवेज के वाटर को भी पीने योग्य बना देता है। जी 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 जी। अच्छा। और वही मैंने जो आपको बताया वाटर न्यूट्रलिटी पे जो हम काम कर रहे हैं, हाँ। वो यही कर रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट सिंगापुर में हम लोग न्यू वाटर के लिए कर रहे हैं, तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, उसको पीने योग्य ही बना रहे हैं हम लोग। अच्छा जी। तो ये आज डॉक्टर शैलेश थे, सिंगापुर में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और भारत के लिए प्राउड, गर्व का विषय है कि ऐसे वैज्ञानिक देश में हैं और लगातार फ्रीक्वेंटली हर महीने सिंगापुर से भारत दौड़ते हैं, भारत के अलग अलग राज्यों में पानी को लेकर काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। उनकी कंपनी उस पर एक मास लेवल पर काम कर रही है, कम्युनिटी लेवल पर काम कर रही है। इससे बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए कुछ और हो नहीं सकता। डॉक्टर शैलेश, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने माटी इंडिया पॉडकास्ट के लिए समय निकाला और आज शाम को ही आपकी फ्लाइट है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रोहित जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि इस विषय पे हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि माटी इंडिया के दर्शकों को ये जो टॉपिक है आज का वो प्रेरित भी करेगा और समझ भी आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।